एवरीवन, माई सेल्फ सरिता पटेल। अब आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के क्या है सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे और उसके क्लासिफिकेशन देखे थे। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या है। Animal foods like meat, fish and egg and plants food like pulses, oil seeds and nuts are the good sources of protein. Milk can also be classified under this category as it has good quality protein and due to high content of water it can be consumed in large quantity. मतलब आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे जो एग होते हैं, चिकन जो होता है, हमारा मीट जो है, ये क्या है हमारे बेस्ट सोर्सेज होते हैं। मिल्क जो है ये बेस्ट सोर्सेज है हमारे प्रोटीन के, मतलब कि इनसे हमें क्या है भरपूर मात्रा में जो है वो प्रोटीन प्राप्त होता है ना। इसके अलावा हमारे जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, नट्स है, ये भी क्या है हमारे प्रोटीन के सोर्सेज है। तो क्या है इसमें सोयाबीन इज़ द रिचेस्ट सोर्सेज कंटेनिंग 40% ऑफ प्रोटीन। जो हमारा सोयाबीन बरी जो होती है उसमें जो है 40% जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। इसके अलावा डिफेटेड ऑयल सीड्स केक्स कंटेनिंग 50 to 60% प्रोटीन जो है वो इसमें पाया जाता है। जो ऑयल सीड्स वगैरह जो होते हैं उसमें जो सीरियल्स एंड मिलेट्स आर मॉडरेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, दे आर कंटेंट्स अबाउट 10% प्रोटीन। मतलब जो हमारे सीरियल्स और मिलेट्स जो थे वो मॉडरेट सोर्सेज है। मतलब मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि इससे जो है हमें प्रोटीन तो मिलता है बट भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है, तो हमें अलग से क्या है इसमें डाइट लेनी पड़ती है प्रोटीन की। लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स आर जनरली पुअर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एज दे कंटेन लेस देन 2% ऑफ प्रोटीन। मतलब ये है कि जो हमारी जो हरी सब्जियां होती है, जो फ्रूट्स होते हैं और जो रूट्स वाली जो सब्जियां होती है, तो ये क्या करती है, इसके पहले भी हमने देखा था कि ये क्या है पुअर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। मतलब इससे हमें क्या है बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन मिलता है, क्योंकि ये सारी जो ये है जो हरी सब्जियां होती है ये मेनली क्या है आयरन के जो सोर्सेज होते हैं, है ना। इससे हमें आयरन मिलता है, इसीलिए इससे हमें सिर्फ 2% ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन की। अब हमने सोर्सेज तो देख लिया, अब हमें प्रोटीन लेना है, क्या लेना है, और अब हम देखेंगे कि क्यों लेना है ना। मतलब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जब हमें प्रोटीन लेना है तो हमें इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज। आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन द सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट इट इज़ द बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू। इसका मतलब ये है कि जो आपको मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था कि प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, उसका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, हमारी जो टिश्यूज़ और जो सेल्स होती है उसको क्या करना, रिपेयर करना। मतलब बॉडी बिल्डिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी के जो मतलब स्ट्रक्चर होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के, तो उसमें क्या है मसल्स है, जैसे हमारी आई है, हेयर्स हो गए, या कोई भी ऑर्गन्स है बॉडी का, वो हमारे सारे जो है प्रोटीन के बने होते हैं। और जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है हमारे अंदर, जिनमें से मतलब सब में प्रोटीन होता है ना। लेकिन बॉडी में सिर्फ 2 ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसमें प्रोटीन नहीं होता है। एक तो है हमारा यूरिन, दूसरा होता है बाइल। इनमें दोनों में जो है प्रोटीन नहीं मिलता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो हमारे सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए, मसल्स के लिए, सबके मेंटेनेंस के लिए क्या है बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं मान लो, तो क्या होता है हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी क्या मसल्स क्या है, मसल्स पे लोड पड़ता है ना। तो मसल्स क्या है हमारी, ये फाइब्रस टिश्यू होती है मसल्स जो होती है हमारी। तो जब ये फाइब्रस टिश्यू पे जब लोड पड़ेगा तो ये क्या होगी, ब्रेक होती है, मतलब टूटती है। और जब ये टूटते हैं तो इनको क्या चाहिए होता है कि इनको रिपेयरिंग हो। अगर रिपेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, फिर क्या है मसल वेस्टिंग हो जाएगी। तो इसलिए क्या है अब इनको
रिपेयर करना है तो क्या है, हमें फिर प्रोटीन डाइट लेने की ज़रूरत है। तो जब हम प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वो हमारे मसल्स फाइबर्स को क्या करती है, जोड़ देती है और मजबूत बना देती है। तो जिससे क्या होता है, ये अपने फंक्शन के लिए फिर से रेडी हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि जो ये है हमारे हमारे बॉडी मेंटेनेंस के लिए सेल्स टिश्यू जो होते हैं उसके रिपेयरिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ वियर एंड टियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल एज ग्रुप, कंटिन्यू मेंटेनेंस ऑफ ऑल बॉडी सेल्स हैविंग कहाँ थे, हाँ, लाइफ स्पैन एंड प्रोटीन इज़ नीडेड टू रिप्लेस द सेल वॉल। मतलब प्रोटीन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, सभी जो एज ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं सभी के लिए प्रोटीन जो है वो ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी सेल्स के मेंटेनेंस के लिए और प्रॉपर जो है वो ग्रोथ के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड फंक्शन है इसका रेगुलेटरी फंक्शन। फर्स्ट देखते हैं इसमें, हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स कैरीज ऑक्सीजन टू द टिश्यू। मतलब अब हमारे हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को पूरी होल बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। मतलब हमारे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए, हीमोग्लोबिन में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है ना। और हमारी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन, तो क्या करते हैं, ये हीमोग्लोबिन एक टाइप की प्रोटीन है, तो ये क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं प्रोटीन, है ना। लेकिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसका ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारे सारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यू से, है ना। सेकेंड फंक्शन जो है इसका वो है प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेनेंस वाटर बैलेंस एंड रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द बॉडी। तो जो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या करता है, हमारे जो वाटर बैलेंस है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, कहाँ, ऑस्मेटिक प्रेशर के थ्रू इन द बॉडी में। हमारे ऑस्मेटिक प्रेशर आपने 12th में बायो में पढ़ा है, तो मुझे रिपीट नहीं करना है ये। तो क्या करता है ये प्लाज्मा प्रोटीन, क्या है, आपके वाटर बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, बॉडी में रेगुलेट करता है ना। अब इसका थर्ड देखते हैं फंक्शन हम क्या है, एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच प्रोटेक्ट अस बाय इंक्रीजिंग द बॉडीज रेसिस्टेंस टू डिसीज। अब क्या है इसका एक फंक्शन जो है एंटीबॉडीज़ का जो है, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन हमारे जो होते हैं, हमारे प्रोटीन क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं, है ना। मतलब प्रोटीन के थ्रू क्या है, हमारा एंटीबॉडीज़ जो है वो बने होते हैं, जो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ का फंक्शन जो है आप लोग जानते हो क्या होता है कि किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं, और जो डिसीज़ है, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है उसके लिए रेसिस्टेंस का काम करते हैं हमारी बॉडी में। मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी अपनी हमारी बॉडी में जब एंटर करती है तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि हमारी प्रोटीन बनाती है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है, हमारी फॉरेन बॉडीज़ के साथ क्या करती है, फाइट करती है और उसे किल कर देती है, जिससे कि वो इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में क्या है, कॉज नहीं होने देता है ना। तो कोई जिससे क्या होता है, डिसीज़ कॉज नहीं होती है। तो मतलब ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ जो होती है हमारी एंटीजन के अगेंस्ट क्या है, फाइट करती है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। फोर्थ है इसका, ऑल एंजाइम्स एंड सम हार्मोन्स दैट इज़ इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। मतलब अब क्या है, जो हमारे जो एक फंक्शन का जो प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो एक क्या होता है, प्रोटीन से मिलकर के क्या होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए कि प्रोटीन से मिलकर ही हमारे हार्मोन्स जो है वो बनते हैं।
जैसे कि हमारा जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, और ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से क्या करता है, ये भी एक फंक्शन है इसका। इसके अलावा एंजाइम भी जो होते हैं हमारे बॉडी में, मतलब ऐसे प्रोटीन, एंजाइम मतलब भी एक प्रोटीन होता है, मतलब हमारे बॉडी में जो रिएक्शन होती है जिन्हें हम जिन्हें क्या है, उन्हें इन्हेंस करने का काम करते हैं ये। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो ये उन्हें इन्हेंस करते हैं और क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारी बॉडी में जितने भी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जो भी होते हैं, उपचय अपापचय की जो क्रिया होती है, जितने भी प्रोसेस होती है उनमें क्या करते हैं, ये एंजाइम्स का ये क्या है, वर्क होता है उन प्रोसेस में। तो क्या है, ये प्रोटीन जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं और हमारे कई फंक्शंस को अच्छे से प्ले करने का काम करते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये भी इसका एक फंक्शन है। अब नेक्स्ट इसका फंक्शन देखते हैं हम, प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन आर ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज डाइट डज नॉट सप्लाई एडिक्वेट कैलोरीज फ्रॉम फैट्स and carbohydrate. The protein will be oxidized to meet the energy needs of the body. मतलब प्रोटीन क्या है, हमें एक मतलब प्रोटीन जो है वो हमारा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला फूड नहीं है, बट क्योंकि क्या है, हमें क्या कार्बोहाइड्रेट और जो हमारे फैट है वो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट क्या है, हमें इससे जो प्रोटीन से भी क्या है, 1 ग्राम जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमें इससे 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो इसीलिए क्या है, ये भी हमारा एक एनर्जी का सोर्स कहलाता है। ठीक है। देन 5th है इसका बेस ऑफ इम्यून हेल्थ, है ना। अब इम्यून हेल्थ मतलब वही अपनी इम्यूनिटी की बात चल रही है यहाँ पर। प्रोटीन्स हेल्प्स फ्रॉम इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबायोटिक्स टू फाइट इन्फेक्शंस। मतलब प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है इम्यूनोग्लोबिन्स को और एंटीबॉडीज़ जो हमारी जो बॉडी में जो बनती है, अभी मैंने इसके पहले बताया आपको कि हमारी जो प्रोटीन्स है उनसे क्या एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि इन्फेक्शन से फाइट करती है, उससे लड़ती है ना। तो ये क्या करता है, प्रोटीन इसमें भी हेल्प करता है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स इन योर ब्लड दैट हेल्प प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। मतलब प्रोटीन क्या, एंटीबॉडीज़ क्या करती है, हमारी क्या करती है, जो भी हार्मफुल जो इन्वेडर्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, इनको क्या करती है, हमारी बॉडी में जो है वो एंटर नहीं करने देती है, मतलब फाइट करती है एंटीजेंस के साथ। मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था। When these foreign invaders enter your cells, your body produces antibodies that fights them for elimination. मतलब अगर कोई फॉरेन बॉडीज़ जो होती है या कोई मतलब बैक्टीरिया जिसे कहते हैं वायरस जो भी है, अगर वो हमारे सेल्स में इंटर करता है, हमारी बॉडी में अगर इंटर करता है तो क्या होता है, हमारी जो एंटीबॉडीज़ है, हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और फिर क्या होता है, जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के साथ क्या करती है, फाइट करती है और क्या करती है, उसे एलिमिनेट कर देती है, मतलब उसे क्या किल कर देती है ना। विदाउट दिस एंटीबॉडीज बैक्टीरिया एंड वायरसेस वुड बी फ्री टू मल्टीप्लाई एंड ओवरवेलम योर बॉडी विद द डिजीज दे कॉज। मतलब अगर एंटीबॉडीज़ नहीं होगी, हमारी एंटीबॉडीज़ अगर नहीं वर्क करेगी, नहीं बनेगी, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया और जो वायरसेस है, मतलब जो हमारी जो फॉरेन बॉडीज़ जो है वो क्या करेगी, हमारी बॉडी में एंटर करके मल्टीप्लाई करेगी। मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या फ्री हो जाएगी। मतलब कि क्या होता है, आपने पढ़ा है कि बैक्टीरिया क्या है, एक बैक्टीरिया से क्या करता है, एक बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करता है और बहुत सारे बैक्टीरिया बनाता है, फिर वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा और हमें क्या है, डिजीज़ जो है वो हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से क्या करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। ये इसके फंक्शंस थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलोरी वैल्यू जो है इसकी। अभी मैंने बताया 1 ग्राम जो होता है प्रोटीन वो हमें 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। अब ये हो गई कैलोरी की बात। अब हम देखते हैं RDA, प्रोटीन का
मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस मतलब क्या है, एक पर्सन को अपनी डेली डाइट में कितनी प्रोटीन की जो मात्रा है वो लेनी है। तो इसमें पहले ग्रुप दिया है, मतलब मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, पर्टिकुलर में मतलब कि क्या है, पर्टिकुलर में कैसे वर्कर्स है, मॉडरेट है या लो है, और दूसरा है इसमें तीसरा ग्राम पर केजी में कितना है, अपने को कितना प्रोटीन जो है लेना है, और टोटल कितना उनके वेट के अकॉर्डिंग टोटल कितना प्रोटीन है वो लेना है। तो इसमें पहला है, अगर मैन है तो जैसे मॉडरेट वर्कर्स है जिनका वेट कितना है 55 kg है, तो उन्हें 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से क्या लेना है, टोटल कितना हो जाएगा 55 ग्राम उन्हें प्रोटीन जो है वो लेना है, वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं, है ना। अब वुमेन है तो मॉडरेट वर्कर्स है जिनका वेट कितना है 45 kg है, उन्हें भी क्या करना है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना है, मतलब 1 kg अगर उनका वेट है तो उन्हें 1 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो उस हिसाब से कितना है उनका 45 kg वेट है तो उन्हें कितना लेना होगा 45 ग्राम जो है लेना है। अब वुमेन में प्रेगनेंसी के टाइम में जो बात करें वुमेन की, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको 1 ग्राम पर केजी प्लस 15, मतलब जो जैसे 45 है तो 45 तो उनका वेट है, उनका वेट 45 है, उसके हिसाब से अगर हम 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से अगर देखते हैं तो 45 उनका वेट है तो 45 ग्राम उनको देंगे प्रोटीन। पर इसके अलावा अब वो प्रेग्नेंट है तो जो बेबी है, बेबी के लिए भी तो ज़रूरी है ना प्रोटीन, तभी तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगा, तो उसमें हम 15 प्लस करते हैं, मतलब हमें 15 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा देना है प्रोटीन प्रेग्नेंट लेडी को, है ना। तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 15 कितना होगा 60 ग्राम, तो टोटल जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हमें 60 ग्राम जो है वो प्रोटीन देना है। अब नेक्स्ट है लैक्टेशन, जो लैक्टेटिंग मदर जो होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उन्हें कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है देखते हैं हम। 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से उन्हें क्या करना है प्लस कर देना है 25 ग्राम, मतलब 1 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हमने उनको, मान लो उनका वेट जो है 45 ही है, तो अगर एक केजी के पर्सन को अगर हम 1 ग्राम देते हैं तो 45 केजी के पर्सन को हम 45 ग्राम देंगे प्रोटीन। अब उसमें हमने 25 प्लस कर दिया, जो कि क्या है, हमें अब बेबी का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना, उसके लिए भी उसकी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखना है, उसको देखते हुए हमें उसमें 25 जो है प्लस करना है। तो अब 45 मदर का हो गया और 25 जो है वो बेबी का हो गया, तो अब 45 और 25 प्लस करेंगे तो कितना होता है 70 ग्राम। अब ये हो गई मदर की बात। अब हम देखेंगे इन्फेंट की बात करते हैं। जो 0 to 3 मंथ्स के जो इन्फेंट होते हैं उनको कितना देना होता है प्रोटीन, 2.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना होता है। उसके बाद जब इन्फेंट जो है वो 3 to 9 मंथ्स का हो जाता है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि अगर बेबी जो है वो बर्थ हुआ है बेबी का, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी। और जब 1 मंथ से लेकर बेबी को हम 1 ईयर तक, मतलब 1 महीने से लेकर 10 महीने तक के हम बेबी को क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, है ना। उसके बाद में जब 1 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद हम उसको टोडलर बोलते हैं। देन फिर वो आगे की है वो आपको 3rd ईयर में बताएंगे, अभी आप इतना जान लीजिए इन्फेंट को कितना चाहिए। तो हम थे 3 to 9 मंथ्स के बेबी को कितना देना है हमें, 1.5 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से हमें देना है ना। तो 9 to अगर 12 मंथ का बेबी है तो 1.8 ग्राम के हिसाब से क्या है पर बॉडी वेट के हिसाब से देना है हमें प्रोटीन। अब चिल्ड्रन है, अब 1 से 3 साल का जो है बच्चा है उसको क्या कहते हैं, हम टोडलर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन देंगे। अब 4 साल से लेकर 6 साल का बच्चा जो है उसको हम देंगे 1.56 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा जो है वो देनी है। अब
यदि बच्चा 7 से 9 साल का है तो 1.35 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इन्हें प्रोटीन जो है हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है। अब 9 to 12 ईयर्स का जो है उसे 1.10 ग्राम के पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें जो है वो प्रोटीन देना है। मतलब आपको समझ आ रहा होगा, जैसे हम मैन वुमेन को दे रहे थे कि अगर 1 केजी का है यदि पर्सन तो हम उसको 1 केजी ही प्रोटीन दे रहे थे, है ना, 1 ग्राम दे रहे थे। तो जिसमें वो जैसे वुमेन है 45 की थी तो हमने उसको 45 ग्राम दिया, क्योंकि क्या है वो एडल्ट है। पर यहाँ बात बच्चों की चल रही है। अब बच्चों की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है ना, उनकी वृद्धि और विकास के लिए हमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा डोज जो है प्रोटीन का बढ़ा दिया। तो इसमें 1.10 ग्राम जो है 1 केजी के बच्चे को देना है। इसके हिसाब से आप देख लो कि 9 से 12 साल के बच्चे जो है वो कितने केजी के हैं और उन्हें कितना देना है। अब जो एडोलसेंट्स होते हैं जो हमारे 13 to 15 ईयर्स के हैं, उसमें हमें बॉयज़ को कितना देना है, 50 ग्राम देना है, और गर्ल्स को कितना देना है, 60 ग्राम देना है। अब जो 60 to 18 ईयर्स के जो है हमारे एडोलसेंट जो है उनको बॉयज़ को 50 ग्राम देना है और गर्ल्स को भी जो है वो 50 ग्राम देना है। तो ये थे हमारी RDA वैल्यू थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज जो है प्रोटीन का वो कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी और ओवर कंजप्शन से प्रोटीन के क्या हमें इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, मैं आपके डाउट जो है क्लियर कर दूंगी। बट आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आपको जो है वो डाउट नहीं आएंगे, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।